हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचएल क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसे हम पार्ट 1 भी बोल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर जरूर देखो, बायोलॉजी की थी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम का वेस्ट करे हुए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सॉलिड स्टेट आज का हमारा लेक्चर बिल्कुल बेसिक होने वाला है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बस हम सॉलिड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इट मीन्स इसके बारे में जानेंगे कि इसमें कैसे पार्टिकल अरेंज होते हैं, ये इनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कितना कैसा होता है, वीक है, हार्ड है, सब चीज़ों के बारे में आज करेंगे। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो थोड़ा सा अच्छा होगा, है ना, मतलब बेसिक से हट के होगा, है ना। चलो तो आज का लेक्चर बेसिक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, सबसे पहले जानेंगे हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो देखो हेडिंग डालो आप लोग, क्या डालना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड की हम पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, पहली बात तो सॉलिड बना किस चीज़ से होता है, ये होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, ये कोई भी आपके एटम हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकते हैं। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या क्या आ सकता है, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, जो कि क्या होंगे, टाइटली पैक, मतलब बिल्कुल अंदर टाइटली पैक होंगे। ओके, आगे देखो, अब सॉलिड की बात चल रही है। सबसे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि क्या होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं अपने ही जिसमें पोजीशन में मूव करते रहते हैं, रोटेट कर सकते हैं, रोटेट अबाउट देयर पोजीशन, ठीक है, ये अपनी ही पोजीशन में रोटेट करते रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। अब डेफिनेट शेप होती है इनकी, सबको पता है, आपके घर में इतने सॉलिड्स हैं, आपका जो मोबाइल के साथ पढ़ रहे हो उसकी क्या है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। सही बात है ना, वो हिल रहा है, नहीं हिल रहा, कहीं वो ऐसा थोड़ी ना कि भाई कहीं भी चला जा रहा है, नहीं ना। तो क्या है इसकी, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स्ड मास। डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट और फिक्स मास। आपके मोबाइल का मास 300 से 400 ग्राम है तो नहीं रहेगा, कभी भी वो चेंज नहीं होगा, है ना। आगे इसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डाल देते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर वेरी लेस। पर और देखो, इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ध्यान लिख देते हैं, आप इनमें कंफ्यूज मत होना। ओके, अब देखो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी हाई, ठीक है। तो देखा ना हमने, डिस्टेंस क्या होगा इनका, बहुत कम होगा, लेकिन इनका जो अंदर में जो फोर्स है जिससे बंधे हुए हैं वो क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा होगा। चलो अब आगे बात करते हैं, दे आर रिजिड। अब रिजिड का मतलब क्या है भाई, इसे भी पता होना चाहिए। दे आर रिजिड, ये क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है आपका, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन और मेंटेन देयर पोजीशन शेप। अब देखो, अगर आप पानी को किसी भी शेप में, किसी भी भगोने में डाल लिया आपने, किसी भी जगह डाल लिया, तो क्या हो जाएगा, वो उसकी शेप ले लेगा, तो उसमें रिजिडिटी नहीं है। बट सॉलिड अगर आपने आइस क्यूब लिए तो क्यूब की उसमें ही आएगा, किसी और में सर्कल या स्क्वायर वाले शेप के बर्तन में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो अपनी क्या मेंटेन कर, वो क्योंकि वो होता है रिजिड। अब रिजिड का मतलब बता दिया मैंने आपको, जो अपनी शेप साइज को मेंटेन करके रखता है उसको बोलते हैं हम रिजिड बॉडी। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट है, दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी।
अब देखो मान लो आपने घर एक ईंट उठाई, अब ईंट को दबाओ, क्या वो दब जाएगी? आपसे नहीं दबेगी ना, क्योंकि उसमें क्या है, वो उसमें कंप्रेसिबिलिटी। अगर आप कह रहे हो बुलडोजर ला दिया उसे दबा दिया, नहीं, तो उसके अलावा मतलब अगर आप खुद से दबाना चाहोगे, क्या वो दबेगी आपसे? नहीं दबेगी। अभी आप बैलून में हवा भर लो और उसे अंदर दबाओगे तो दब जाएगी ना, उसमें कोई कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा इसका बेसिक से लेक्चर है। अब आगे चलेंगे हम एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं। तो मैं पहले आपको एग्जाम्पल ही बता देता हूँ, उसके बाद लिखेंगे, पर पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो, तो एमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं आपके जो फॉल सॉलिड होते हैं, या फिर उन्हें क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जैसे देखो आपके शीशे हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, शीशे हैं, वो सॉलिड की तरह दिखते हैं पर वो सॉलिड नहीं होते हैं। कुर्सी है, कोई भी प्लास्टिक का सामान है, वो आपको सॉलिड दिखती है पर वो सॉलिड नहीं कहलाते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड, प्योर सॉलिड, ट्रू सॉलिड, जाने क्या क्या बोलते हैं। तो देखो ट्रू सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे, जैसे डायमंड हो गया, कोई भी मेटल हो गया, आयरन। चलो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनेट क्रिस्टल शेप ड्यू टू ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। क्या बोला मैंने? डेफिनेट क्रिस्टल शेप ड्यू टू ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसकी क्रिस्टल बिल्कुल एकदम पक्की शेप और साइज होती है, क्योंकि इसके क्या होते हैं, इसमें इससे जो पार्टिकल होते हैं वो एकदम कतार से लगे हुए होते हैं। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इनडेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, उल्टा लिखना है इसका, तो क्या, इनडेफिनेट जियोमेट्रिकल मतलब बाहरी, जियोमेट्रिकल शेप ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ओके, तो देखा आपने, सबसे पहले डिफरेंस आपका ये छोटा सा ही हो गया। अब दूसरा, इसके ये क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, अब ये लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज होता है बताता मैं आपको। ठीक है, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो देखो इसकी ना लंबी लंबी क्या होती है, चैन होती है, आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल बहुत दूर तक बिल्कुल सीधा मतलब कनेक्ट रहते हैं। बट ये क्या होता है, ये कहीं कहीं बीच में टूटी हुई होती है इसकी चैन। मान लो एटम है, अगर 4 एटम कनेक्ट हैं तो उसमें से देखो आपने एग्जाम्पल पढ़ा था 10th क्लास में डायमंड और ग्रेफाइट का। तो देखो ग्रेफाइट, डायमंड किस में आता है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्यों? क्योंकि इसको जो डायमंड कार्बन से बना हुआ होता है, कार्बन में कितने होते हैं, 4 एटम, 4 होते हैं उसके, और उसके डायमंड के चारों अटैच होते हैं बहुत दूर तक। बट ग्रेफाइट का क्या होता है, उसके 3 अटैच होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, उसके 3 अटैच होते हैं और एक ऐसे फ्री होता है, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ग्रेफाइट आपका किस में आ जाता है, आपका एमॉर्फस सॉलिड में, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर बनाता है। और डायमंड का बनाता है आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर। है दोनों एक ही के, कार्बन के, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। क्यों? क्योंकि एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर बना रहा है और एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर बना रहा है। तो ठीक है, तो यही बात है बेसिक सी। अब आता है एनआइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन क्या होता है, एनआइसोट्रॉपिक। तो आपको एनआइसोट्रॉपिक बताना पड़ेगा ना, अभी एनआइसोट्रॉपिक है ये। अब इन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, अब कभी आप वो समझ जाओ आइसोट्रॉप आइसोबार, नहीं वो सब नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हम पेंडिंग में रखते हैं, भी नेक्स्ट जब आएगा तो बताएंगे अभी। ठीक है, अभी बताएंगे। अब इसका क्या होगा, हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या होगा, हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इसका क्या होगा, हैव डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट, बहुत कम होगा, हैव डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलो भाई इतना समझ में आया। आगे ये क्या होंगे, हार्ड और रिजिड होंगे। फिर तो बाकी सब वही बातें हैं जो हमने पहले करी हैं। ये क्या होगा, हार्ड एंड रिजिड। रिजिड का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है, जो अपने मेंटेन कर ले क्या, शेप और साइज। इसका क्या होगा, इंडेफिनेट। ठीक है,
indefinite shape size, indefinite शेप एंड साइज। तो आप इसका डिफरेंस तो बना सकते हो, खुद से बना सकते हो। इसका पार्टिकुलर इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या होता है, ज़्यादा, इसका कम, इसका डिस्टेंस कम होता है इंटरपार्टिकल फोर्स का, और इसका ज़्यादा होता है। और देखो एक और बताता हूँ आपको, हैव डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। इसकी क्या होती है, फ्यूज़न की डेफिनेट। अब देखो, अगर मैं मानता हूँ, क्या मानता हूँ कि आपका जो आयरन है वो 2000 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, गल जाएगा, मतलब वो पिघल जाएगा, बिल्कुल पिघल जाएगा वो, है ना। बट अगर आप इसमें क्रिस्टलाइन का यही हो गया। चलो पहले लिख देते हैं, इसका बताऊंगा आपको, ठीक है। लास्ट डिफरेंस है ये, हैव डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ओके। अभी बात आता हूँ आपको, ये मेन चीज है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा आपका, इंडेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ओके। तो देखो अब ये लाइन आपसे कह के आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दोबारा बताता मैं आपको, आयरन है, ठीक है। आयरन का मान लो इसका टेम्परेचर लास्ट है बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 2000 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो आयरन है 2000 डिग्री सेल्सियस के आते ही वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। बट अब यहाँ बात देखो आपकी एमॉर्फस सॉलिड की, मान लीजिए हमने प्लास्टिक, प्लास्टिक इसमें आता है एमॉर्फस सॉलिड में। अब आप कहीं भी आग लगाते हो और प्लास्टिक को रख दोगे तो तुरंत ही चलना शुरू हो जाती है, धीमे धीमे शुरू होती है और लास्ट तक चलती रहती है। तो उसका क्या होगा, इसका कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है कितने में चलना है इसको। इसका क्या होगा, आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक भी ये चलती रहती है। तो इसमें क्या होगा, इसकी इंडेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, इंडेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। बट इसका क्या सीन है, इसका है आपको डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इससे जितने टेम्परेचर में मेल्ट होना है उतने में ही होगी, उससे पहले आपका ही पहले मेल्ट नहीं होगा, इतना याद रखना है आपको। अब बारी है आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक को समझने की। यहाँ तक हमारा क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड होता है खत्म, और इसके बाद हम आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर इस लेक्चर को करेंगे समाप्त। फिर आगे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ, आगे हैं हमारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, वेरी सॉरी दोस्तों, हमारा यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल रहेगा, तो जो मेन चीज़ है उसके बिना तो हमारा कुछ काम ही नहीं बनने वाला, क्योंकि उसमें ज़्यादातर में एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा एमॉर्फस है और कौन सा क्रिस्टलाइन। बाकी तो कुछ नहीं पूछेगा, एक डिफरेंस पूछ सकता है और आपको ये पूछेगा। तो देखो बताना पड़ेगा हमें क्या क्या होंगे इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप लिख लो, डायमंड, ठीक है, NaCl, जिंक सल्फेट, ZnS, और आपका यहाँ पर मेन आता है क्वार्ट्ज, ये आता है एक मेन, ठीक है। अब इसमें देख लेना, क्वार्ट्ज अगर खाली ये लिख के आए तो ये आएगा आपका क्रिस्टल में। अगर क्वार्ट्ज ग्लास लिख के आए तो किस में आएगा, आपका एमॉर्फस सॉलिड में। और एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल क्या होंगे, जितने भी रबड़, कुछ भी पॉलीमर्स आपने 8th क्लास में पढ़े थे, हर तरह के चीजें इसमें आती है। जैसे रबड़, प्लास्टिक, पॉलीमर्स, जिसमें आपकी क्या आती है, पिन्नी आती हैं, हर तरह के प्लास्टिक आ जाते हैं, PVC लिख देना आप। और यहाँ एक मेन आ जाएगा क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हमारे में यही होते हैं खत्म, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं, आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक पढ़ना है हमें, है ना। रफ कर दूं इसे। अब मेन अभी इसमें जिक्र हुआ था उस वर्ड का, आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, ये समझना हमें जरूरी है। तो देखो एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है, तो पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका पढ़ेंगे। एनाइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक बता, एनाइसोट्रोपिक बता दूंगा और आइसोट्रोपिक आप खुद से समझ लेना, उसका उल्टा हो जाएगा। तो देखो मान लो यहाँ पर एक ट्यूब या फिर कोई भी, जहाँ पर सभी एटम्स अरेंज हैं। अब एटम अरेंज कैसे हैं ये देखो, पहले आप, एटम अरेंज है लाइन वाइज, मतलब इधर वाले सेम टाइप के एटम्स हैं, ठीक है। कोई ऐसे हैं और आपके हमने मान लिया आपके इधर तरफ कोई और अलग कलर के आ गए, एक ऐसा आ गया, कोई ऐसे हैं, कोई ऐसे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह के हमारे। तो देखो इस वाले उसमें
ए बी में तो आपके सेम है ना। बट अगर आप इस डायरेक्शन में जाना शुरू करोगे, इस डायरेक्शन में सी डी में, तो क्या आपको सिमिलर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना। तो जहाँ भी अलग अलग डायरेक्शन में अगर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं, उनको हम एनआइसोट्रॉपिक बोलते हैं। देखो, इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजर इन डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल वी गेट डिफरेंट वैल्यूज। अगर हम इस डायरेक्शन में कुछ भी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मान लो, कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो अलग मिलेगा, इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका क्रिस्टल के पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, कुछ अलग तरीके का है। अगर हम इधर तरफ को जाना शुरू करेंगे तो कुछ अलग सा मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये क्या है, थोड़ा अलग है, ये समझना चाहिए आपको। तो लिख देंगे इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और बस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजर इन डिफरेंट डायरेक्शन, इज मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल, एक ही क्रिस्टल में, ठीक है, इन द सेम क्रिस्टल वी गेट डिफरेंट वैल्यूज, तो देखो क्या बोलना चाहिए, इट इज डिफाइंड एज द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजर इन द डिफरेंट डायरेक्शन इज द सेम क्रिस्टल वी गेट डिफरेंट वैल्यूज। एक ही क्रिस्टल में अगर हम अलग अलग डायरेक्शन चेक करेंगे तो हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलेंगी। ये क्या कहना चाहता है, ये होता है एनआइसोट्रॉपिक, जो किसका आता है आपका, जो क्रिस्टलाइन का ही एग्जाम्पल हो, क्रिस्टलाइन में ही आता है एनआइसोट्रॉपिक, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वाई एमॉर्फस सॉलिड आर नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। तो देखो क्यों बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब बिल्डिंग आपकी बहुत पुरानी हो जाती है, क्या बोला मैंने, कोई मॉन्यूमेंट है, कोई बिल्डिंग्स है बहुत पुरानी हो जाती है, उससे जो शीशे लगे होते हैं तो क्या होता है, ऊपर से शीशा क्या हो जाता है, पतला, और नीचे से मोटा हो जाता है। क्यों? ये कारण है, इसको आप ऐसा लिखोगे बिकॉज इट इज़ ए एमॉर्फस सॉलिड। ये क्या है, एक एमॉर्फस सॉलिड है। और एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होता है सुपर फ्लूइड लिक्विड। मतलब ये इसकी टेंडेंसी क्या होती है, फ्लो करने की होती है। पहले तो ये नहीं दिखाता है, पर इसकी टेंडेंसी क्या होती है, फ्लो करनी होती है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे आपका ये जो कांच का ग्लास, अब क्वार्ट्ज ग्लास है तो ग्लास किसमें आता है, एमॉर्फस में, है ना। तो धीरे धीरे फ्लो होकर नीचे आकर मोटा हो जाता है, ऊपर से क्या हो जाता है, इसका पतला हो जाता है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो आप खुद से, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया वाई आर सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं, क्योंकि इनका इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है, बहुत हाई होता है इनके, और डिस्टेंस कम होता है, और ये अपनी शेप साइज कभी भी चेंज नहीं करते, इसलिए रिजिड है। आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वाई आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड आइसोट्रॉपिक होते क्यों, देखो बिकॉज दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट पार्टिकल ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, उनको सब हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। चलो तो आज के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।